देखो बच्चों मेरी बात सुनो। लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। स्ट्रक्चर ऑफ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस। इंस्पायरेशन, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर बॉडी के अंदर एंटर करती है, देन एक्सपायरेशन, लंग्स से एयर बाहर आती है। क्लियर दिस पॉइंट। इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन भी कहते हैं, एक्सपायरेशन को हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। कल हमने डिस्कस किया था लंग्स की खुद की मसल्स नहीं होती। लंग्स की खुद की मसल्स नहीं होती। लंग्स आर ओनली बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर्स। जो दूसरी मसल्स प्रेजेंट हैं वही लंग्स को क्लोज करती हैं, ओपन करती हैं, क्लोज करती हैं, ओपन करती हैं। आज हमें उन्हीं मसल्स को डिस्कस करना है। ध्यान से सुनना, अगर नहीं सुनोगे ध्यान से तो टॉपिक ऊपर से निकल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो, जब हम बात करते हैं मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, रेस्पिरेशन में दो टाइप की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। वन इज नोन एज डायाफ्राम, सेकेंड इज नोन एज इंटरकॉस्टल मसल्स। Intercostal muscles. One is known as diaphragm, second is known as intercostal muscles. Intercostal muscles को हम फर्दर दो टाइप में डिवाइड करते हैं। One is called external intercostal muscle, second is called internal intercostal muscle. One is called external intercostal muscle, second is called internal intercostal muscles. अब समझो, पहले जब हम बात करते हैं डायफ्राम की, जैसे हमने यहां पर लंग्स बनाए, लंग्स के जस्ट नीचे ये कौन सी सरफेस हुई लंग्स की? ये लंग्स की कौन सी सरफेस है? ये लंग्स की कौन सी सरफेस है? पोस्टीरियर। कौन सी सरफेस है? ऊपर वाली क्या होती है? क्या होती है? एंटीरियर। नीचे वाली क्या होती है? सामने वाली वेंट्रल। पीछे वाली कल पढ़ा था हमने। ओके, तो जो डायफ्राम होता है वो लंग्स के पोस्टीरियर सरफेस पर होता है। क्लियर ये पॉइंट? अब आगे सुनो। डायफ्राम का नॉर्मल शेप इस तरीके से होता है। इट इज अ डोम शेप्ड मसल। कैसी मसल है? डोम शेप्ड। कैसी मसल है? डोम शेप्ड। ये डोम शेप्ड मसल डायफ्राम रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है। कैसे होती है अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब ये नीचे डायफ्राम हो गया। अगर हम इस डमी को देखें, यहां पर ये जो बोन है, ये कौन सी बोन है? कौन सी है? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। देखो ध्यान से, यहां पर लंग्स में यहां पर ऊपर की तरफ बोन होगी स्टर्नम। कौन सी बोन होगी? इस स्टर्नम बोन से
निकलेंगी रिब्स। क्या निकलेंगी? रिब्स कितने पेयर होती हैं? 12 पेयर। कितने पेयर होती हैं? क्लियर ये पॉइंट? अब देखो ध्यान से, ये जो रिब्स हैं, रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं, दो रिब्स के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटर मतलब इन बिटवीन, कॉस्टल वर्ड यूज होता है रिब्स के लिए। किसके लिए? क्लियर ये पॉइंट? यस और नो? अब आगे सुनो, देखो जैसे ये अपर रिब है, ये लोअर रिब है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, यहाँ थर्ड होगी, तो थर्ड के रिस्पेक्ट में ये सेकंड वाली ऊपर हो जाएगी, थर्ड नीचे हो जाएगी, ऐसे ही नीचे चलता रहेगा। यस और नो? 10th के लिए 9th कैसी होगी? अपर। 11 कैसी होगी? यस और नो? अब देखो ये रिब्स हैं यहाँ पर। क्लियर ये पॉइंट? अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होती है वो किस तरीके से अरेंज होती है? ध्यान से सुनना। जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है दैट इज अरेंज्ड इन सच अ वे कि जो उसका ऊपर वाला एंड है मसल का, किसका? कौन सी मसल का? इसका अपर एंड अपर रिब के पीछे होता है। कहाँ होता है? और इसका लोअर एंड लोअर रिब के कहाँ अटैच होता है? आगे। कहाँ अटैच होता है? मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? क्लियर ये पॉइंट? दैट मीन्स एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का जो अपर एंड है वो अपर रिब के पोस्टीरियर साइड पर है, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल का लोअर एंड है वो लोअर रिब के एंटीरियर या वेंट्रल सरफेस पर है। समझ में आ रही है मेरी बात? ये लोअर रिब, ये अपर रिब। अपर रिब के ये कहाँ पर है? पीछे। यस और नो? और ये लोअर रिब के कहाँ है? आगे। ये इस तरीके से अटैच होती है। कौन सी मसल? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अंडरस्टूड? क्लियर ये पॉइंट? यस और नो? अब देखो बच्चों, सुनो ध्यान से, ये हो गई अपर रिब, ये लोअर रिब, ठीक है। अभी हमने एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को इस तरीके से अटैच किया था। इसका अपर एंड इस रिब के कहाँ था? और इसका लोअर एंड इस रिब के आगे। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती तो ये इस रिब को पीछे की तरफ ले जाती। यस और नो? क्योंकि ये इसके कहाँ अटैच है? समझ में आ रही है मेरी बात? और जब ये पीछे की तरफ ऐसे जाता तो ये बाहर की तरफ जाता। समझना? देखो मैं आपको ऐसे बताता हूं, जैसे ये रिब तुम यहां से देख रहे हो, इधर से, ठीक है, ये रिब तुम यहां से देख रहे हो। अब ये रिब इस मसल की वजह से कहां जा रही है? पीछे। जब ये पीछे जा रही है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। यस और नो? ये साथ में अटैच है, ये पीछे जाएगा तो ये कहां जाएगा? ऊपर। कहां जाएगा? मतलब जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो रिब्स आउटवर्ड मूव करती हैं और अपवर्ड। आउटवर्ड और अपवर्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर समझना। अभी हम डायग्राम को लेकर चलेंगे तो मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ इतना समझो कि जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है वो अपर रिब के पीछे अटैच है और उसका लोअर एंड लोअर रिब के कहाँ है? आगे, वेंट्रल सरफेस पर। यस और नो? ये इसकी वेंट्रल सरफेस होगी, ये इसकी डॉर्सल सरफेस होगी। अपर एंड ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ अपर रिब, लोअर एंड ऑन वेंट्रल सरफेस ऑफ। क्लियर ये कंसेप्ट? अब हम आते हैं सेकेंड मसल पर। कौन सी? जस्ट इसका अपोजिट अरेंजमेंट होता है। इसका अपोजिट अरेंजमेंट क्या होगा? ये आगे हो जाएगा और ये इस तरीके से। समझ में आ गई मेरी बात? अपर एंड कहाँ है? अपर रिब के वेंट्रल। और लोअर एंड कहाँ है? लोअर रिब के किस मसल का? क्लियर ये पॉइंट? देखो अब हम आगे बात करते हैं।
ये हमने लंग्स बनाए, ये हमने स्टर्नम बनाया, ये रिब्स, यस और नो। यहां पर बोन होती है जिसको हम बोलते हैं क्लेविकल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये जो हमारी कॉलर बोन है, क्या है? कॉलर बोन, दैट इज कॉल्ड क्लेविकल, दैट इज कॉल्ड क्लेविकल। क्लियर ये पॉइंट? तो यहां नीचे है डायफ्राम, सामने है स्टर्नम, रिब्स, साइड में भी क्या होंगी? रिब्स, पीछे होगी रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम, और ऊपर होगा क्लेविकल। क्या होगा? क्लियर ये पॉइंट? सुनना ध्यान से, आगे स्टर्नम और रिब्स, साइड में भी रिब्स, पीछे वर्टिब्रल कॉलम होगी और रिब्स होंगी, नीचे क्या है? ऊपर क्या है? ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर एक कैविटी बनाते हैं, उस कैविटी को हम बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? ये सारे स्ट्रक्चर मिलकर एक चैम्बर बनाते हैं, उस चैम्बर को हम बोलते हैं थोरैसिक चैम्बर। ये सारे स्ट्रक्चर मिलकर एक केज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिब केज। तो रिब केज, थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक चैम्बर, ये सारे टर्म्स एक ही हैं। क्लियर ये पॉइंट? अब सुनो ध्यान से, ये जो आपको रिब्स दिख रही है ना, इनको जस्ट अगर हम हटाएंगे तो इनके जस्ट पीछे क्या प्रेजेंट होंगे? लंग्स। क्या प्रेजेंट होंगे? कल हमने पढ़ा था लंग्स आर कवर्ड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट इज नोन एज प्लूरा। तो प्लूरा की जो आउटर सरफेस होती है वो रिब्स से डायरेक्ट अटैच होती है। आई एम अगेन रिपीटिंग, प्लूरा की जो आउटर सरफेस होती है वो डायरेक्ट रिब्स के कांटेक्ट में होती है। क्लियर ये पॉइंट? अब सारे पॉइंट सुनो। देखो अब हम इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो यहां पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना पिंक कलर से, ये इन्होंने मसल्स ही बनाई हुई हैं। कौन सी मसल्स? कौन सी मसल्स? क्लियर ये पॉइंट? ये जो बीच में बोन दिख रही है दैट इज कॉल्ड ये जो साइड वाइज बोन निकली हुई है दैट इज कॉल्ड रिब्स। रिब्स पीछे जाकर अटैच होंगी वर्टिब्रल कॉलम। तो इसी पूरे चैम्बर को हम क्या नाम देते हैं? या और क्या बोलते हैं? या और क्या बोलते हैं? क्लियर ये पॉइंट? अब देखो जैसे ही हमने ये स्ट्रक्चर रिमूव किया, देखना इसकी जो ये रिब्स दिख रही है ना आपको, इस सरफेस पर ही लंग्स अटैच होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? लंग्स की जो प्लूरल मेम्ब्रेन होगी वो रिब्स की इनर सरफेस पर अटैच होगी। क्यों अटैच होगी? ध्यान से देखो। और यहां पर कौन सी मसल होगी? कौन सी मसल होगी? क्लियर ये पॉइंट? अब देखो बच्चों, ये जो पूरा चैम्बर है, इस चैम्बर में हम जैसे ही इस चैम्बर की आउटर लेयर हटाते हैं हमें लंग्स दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? दैट मीन्स लंग्स के अंदर का जितना स्पेस है उतना ही स्पेस किसका है? थोरैसिक चैम्बर का या थोरैसिक कैविटी का। दैट मीन्स लंग्स का जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम किसका है? थोरैसिक चैम्बर। समझ में आई मेरी बात? इनडायरेक्टली लंग्स का वॉल्यूम कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? थोरैसिक चैम्बर। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां तक पॉइंट्स क्लियर? यस और नो? अब देखो, अब हम इस डायग्राम को यहां से लेटरल सरफेस से देखेंगे, यहां से। ठीक है, हम यहां की बात कर रहे हैं। यहां पर रिब्स यहां से आ रही हैं और यहां जा रही हैं। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? रिब्स यहां से आ रही हैं और यहां जा रही हैं। यस और नो? अब हम यहां पर क्रॉस सेक्शन लेते हैं रिब्स का। देखना कैसे, मैं आपको डायग्राम में बताता हूं। देखो यहां पर हमने
ये क्रॉस सेक्शन बनाया रिब्स का। जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, आप मुझे सामने से देख रहे हो, ये वाली रिब्स फ्रंट में है और ये वाली रिब्स बैक में है। यस और नो? देखो रिब्स ऐसे आ रही होंगी, फ्रंट से निकली और ऐसे। यस और नो? समझ में आ रही है मेरी बात? इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को? यहां से रिब्स निकली, ये स्टर्नम, यहां से रिब्स निकली और पीछे कहां अटैच हुई जाके? वर्टिब्रल कॉलम। कहां अटैच हुई? ओके। यहां नीचे कौन सा स्ट्रक्चर होगा? डायफ्राम होगा। डायफ्राम का शेप कैसा होता है? ऐसा होगा। यस और नो? अच्छा, जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है वो अपर रिब के कहां अटैच होती है? डॉर्सल साइड पर। यस और नो? पीछे। और लोअर रिब के इस तरीके से। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां देखो, यस और नो? अब जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये इस रिब को इधर लेकर जाएगी। यस और नो? ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये रिब को यहां लेकर जाएगी, ये इसको यहां लेकर जाएगी। अब ये इसको इधर लेकर जाएगी। यस और नो? ये मूवमेंट रिब्स का बाहर की तरफ हो रहा है, आउटवर्ड हो रहा है। यस और नो? जब इस वाली रिब का मूवमेंट आउटवर्ड हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि मसल अटैच है, उसको ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। तो आउटवर्ड और मूवमेंट कैसा होता है? जब कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं? यस और नो? बस लास्ट पॉइंट चल रहा है। देखो बच्चों, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल ने कॉन्ट्रैक्शन किया, रिब्स का मूवमेंट हुआ आउटवर्ड एंड अपवर्ड। यस और नो? जब रिब्स का मूवमेंट आउटवर्ड और अपवर्ड होगा तो कहीं ना कहीं लोकेशन यहां पहुंचेगी। यस और नो? इनकी लोकेशन यहां पहुंचेगी। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो डायफ्राम डोम शेप से फ्लैट हो जाता है। कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? ये जो चैम्बर है, इस चैम्बर को हम क्या नाम देते हैं? इस चैम्बर का वॉल्यूम लंग्स के वॉल्यूम के बराबर है। यस और नो? जब ये मसल यहां थी, ये मसल्स यहां थी, मैंने माना यहां वॉल्यूम था V। क्या था? अब ये मसल यहां आ गई, ये मसल्स यहां पहुंच गई, अब वॉल्यूम हो गया V डैश। V डैश V से ज्यादा है या कम है? V डैश इज मोर देन। जब किसी क्लोज चैम्बर में वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है? यस और नो? यहां वॉल्यूम क्या हो रहा है? प्रेशर क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? एक लॉ होता है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आप पढ़ोगे जाके आगे, गैसियस लॉ होता है। अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, एक आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूं, और अगर प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। मतलब दोनों का मिला जुला सब कुछ क्या रहेगा? कांस्टेंट। यहां पर वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम मतलब स्पेस, स्पेस क्या हुआ? जब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर कहां का कम हो रहा है? लंग्स या थोरेसिक। यहां पर प्रेशर कम है इन कंपैरिजन टू हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। किससे? एयर विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू, और जब एयर अंदर आएगी तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इंस्पायरेशन। क्या बोलेंगे? फिर से सुनना,
जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करती है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर। जब अंदर का प्रेशर कम है तो इन कंपैरिजन टू बाहर का प्रेशर एयर विल मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यस और नो? सुनना ध्यान से। जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स हुआ वो अपनी पोजीशन में आएगा। यस और नो? मसल्स रिलैक्स हुई, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल वो भी अपनी पोजीशन में आएंगी। जब पोजीशन में आएंगी तो अब वॉल्यूम फिर से क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? एयर विल मूव इनसाइड टू हाई प्रेशर टू, दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। समझ में आ गई मेरी बात? यस और नो? दैट मीन्स जब डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं थोरैसिक चैम्बर का वॉल्यूम, लंग्स का वॉल्यूम। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर, और प्रेशर अगर लंग्स में कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो एयर विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम आउटसाइड टू, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अंडरस्टूड। और जैसे ही मसल्स फिर से रिलैक्स करेंगी वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डाउन। प्रेशर विल, और जब यहां प्रेशर बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू आउटसाइड देन एयर विल स्टार्ट टू मूव, दैट इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। क्लियर ये पॉइंट? और जब इनहेलेशन होगा एक्सहेलेशन होगा, इसी को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। क्या बोलते हैं? अगर इसको आपको नाम देना है रेस्पिरेशन का तो इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है? क्लियर ये पॉइंट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या कहलाता है? अंडरस्टूड। ये सारे पॉइंट्स क्लियर? लिखो हेडिंग मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। क्या लिखा बच्चों हेडिंग? मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। लिखो इसमें द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, द प्रोसेस ऑफ respiration or breathing, the process of respiration or breathing is controlled by two type of muscles, is controlled by two type of muscles. First write down diaphragm. First is diaphragm. Second is intercostal muscle. First is diaphragm. Second is intercostal muscle. Now write down next point. Diaphragm is a dome shaped structure. Diaphragm is a dome shaped structure. Diaphragm is a dome shaped structure which is located on posterior surface of lungs. Which is located, तुम लोग पोस्टीरियर ना लिखो, लोअर लिख लो, पता पड़े टीचर काट देगी सर ये क्या था। Which is located on lower surface of lungs. एक पॉइंट और लिख लो, when diaphragm contract, it become flat. When diaphragm contract, it become flat. Clear ये point? Next लिखो intercostal muscles. हाँ जी, intercostal muscle.
लिखो इसमें, मसल्स विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन रिब्स, मसल्स which are present in between ribs, muscles which are present in between ribs are called intercostal muscle, are called intercostal muscle. Write down next point. These muscles are of two types. These muscles are of two types. These muscles are of two types. First लिखो, external intercostal muscle, external intercostal muscle. Second is internal intercostal muscle, internal intercostal muscle. एक पॉइंट याद रखना, अभी जब हमने यहाँ पर ब्रीदिंग की बात की तो मैंने सिर्फ आपको बताया कौन सी मसल्स के बारे में, हमने इस मसल के बारे में बात। दैट मीन्स जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करते हैं तो सिर्फ दो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, वन इज डायफ्राम एंड वन इज कौन सी इंटरनल ऑल्सो मसल, एक्सटर्नल. इंटरनल इज ओनली इन्वॉल्व ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग. जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तब हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है. उस ब्रीदिंग में कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है, अदरवाइज ये मसल का नाम हम मेंशन नहीं करेंगे. अंडरस्टूड. और अगर कभी आप भूल जाते हो कि एक्सटर्नल कहाँ थी, इंटरनल कहाँ थी, इफ यू विल राइट ओनली इंटरकॉस्टल मसल तो भी आपका आंसर सही होगा. समझ में आई मेरी बात. बट हमें अपने लेवल पर याद रखना है कौन सा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी सिर्फ इंटरकॉस्टल वर्ड है. बट जब आप हायर लेवल पर जाते हो तब वहां एक्सटर्नल और इंटरनल का डिफरेंशिएशन आता है. क्लियर ये पॉइंट. तो वी विल राइट विच मसल, लिखो अब नेक्स्ट पॉइंट. एक हेडिंग लिखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. In this write down, the process of breathing, the process of breathing, the process of breathing is completed in two steps. The process of breathing is completed in two steps. First लिखो, inspiration. हम ज़्यादा डिटेल में लिखेंगे नहीं, बस हमें समझना था कि क्या है क्या नहीं है. इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के ऑब्लिक लिख लो इनहेलेशन. इंस्पायरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इनहेलेशन. इन दिस राइट डाउन, when diaphragm and external intercostal muscle, when diaphragm and external intercostal muscle contract, when diaphragm and external intercostal muscle contract, then volume of thoracic chamber क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा? हाँ, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीजेज. वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इंक्रीजेज when diaphragm and external intercostal muscle contract, then volume of thoracic chamber increases. increases word को underline कर लो. which result in
which result in decrease in pressure of this chamber, which result in decrease in pressure of this chamber, and due to pressure difference, the external atmospheric air start to move outside to inside, ब्रैकेट में लिख लो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, and inspiration take place, clear ये point? Now write down heading. अच्छा एक चीज और सुनो, यहां पर इंस्पायरेशन जब हो रहा है तब मसल्स का क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है? मसल्स क्या कर रही हैं? और जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं दे रिक्वायर एनर्जी फॉर कॉन्ट्रैक्शन। एनर्जी मीन्स एटीपी, एनर्जी मीन्स, और जब एटीपी या एनर्जी की नीड होती है किसी भी काम को करने के लिए तो वो प्रोसेस कहलाती है एक्टिव प्रोसेस। क्या कहलाती है? और जहां पर रिलैक्सेशन होता है मसल्स का वहां पर एनर्जी की नीड नहीं होती, वो कहलाती है पैसिव प्रोसेस। तो इनहेलेशन इज अ, एक्सहेलेशन इज अ, याद रखना ये पॉइंट, क्लियर? ये पॉइंट लिखो, एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन। आपको आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम मिलेगा इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का, नहीं मिले नेट पे सर्च करना, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग या डायग्राम ऑफ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, एनसीईआरटी क्लास 11th, आपके पास सामने डायग्राम ओपन हो जाएगा। वो डायग्राम कल मुझे आपकी कॉपी में चाहिए, इसी टाइप का कुछ होगा। समझ में आ गई मेरी बात? वो डायग्राम बनाना है। जब भी क्वेश्चन आता है बोर्ड लेवल पर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को एक्सप्लेन करो, हमें डायग्राम आना चाहिए। अंडरस्टूड? लिखो, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन में लिखो, व्हेन डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, when diaphragm and external intercostal muscle undergo relaxation, when diaphragm and external intercostal muscle undergo relaxation, then it result in decrease in volume of thoracic chamber. It result in decrease in volume of thoracic chamber, due to which pressure inside the chamber due to which pressure inside the chamber increases. Pressure inside the chamber increases and it result in
movement of air, it result in movement of air from inside to outside. It result in movement of air from inside to outside. That is expiration or exhalation. That is expiration or exhalation.